नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब कुछ अच्छा होगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? यह वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, परंतु इसे पढ़ने में कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। ये इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पूरी चीज़ पढ़ेंगे। इसकी खोज कैसे हुई, काल क्या था, नामकरण, उद्भव और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं इसकी खोज में। तो इसके बारे में सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलता है वो है ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स मैसन के द्वारा। ये ब्रिटिश इतिहासकार 1826 के टाइम पे पाकिस्तान के हड़प्पा प्रांत में आए थे। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं दी है, मगर इन्हें यह चीज़ ज़रूर पता थी कि इस स्थल पर कोई ना कोई पुरातात्विक अवशेष अवश्य उपलब्ध है और इसके कोई ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल सकते हैं। तो इसी के बारे में इन्होंने 1826 में अपनी बुक में नैरेटिव ऑफ जर्नीस में प्रकाशित करके इसके बारे में सर्वप्रथम प्रकाश दिया था। इसके पश्चात बंटन बंधुओं ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ प्रमाण दिया। हालांकि यह उन्हें भी नहीं पता था कि यह आगे चलकर एक पुरातात्विक स्थल हो सकेगा। तो इसके बाद पीछे की कहानी अपन जानते हैं। यह कहानी है 1856 की। 1856 वही काल था कि जब लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवा का संचालन किया था। तो कराची से लेकर लाहौर तक की एक ट्रेन सेवा चालू हुई। तो वहाँ पर पटरी बिछाने का काम मिला, जिसमें दो इंजीनियर भाई थे, बंटन बंधु, जो थे जेम्स और विलियम। इन्होंने वहाँ पर प्राप्त मतलब हड़प्पा सभ्यता के ईंटों को ही अपने रेल पटरियों की नींव बनाई। तो जिससे यहाँ पर कुछ न कुछ साक्ष्य प्रमाण में आया, परंतु इसके प्रमुख साक्ष्य अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राप्त किए गए, जो 1853 से 1856 तक थे। यह पुरातात्विक महानिदेशक भी थे और पुरातात्विक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। तो इसी के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम 1853 से 1856 तक इस सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों पर पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए। इसके पश्चात आते हैं जॉन मार्शल। ये हमारे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पद पर थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई, जिनके द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस स्थल की खुदाई की गई और बताया गया कि यहाँ पर एक समकालीन सभ्यता थी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब सभ्यताओं के समकालीन एक सभ्यता मिली जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब आते हैं हम इसके काल के बारे में। अब इसके काल के बारे में पढ़ने का महत्वपूर्ण स्रोत दो है, एक जॉन मार्शल के बाद और एक C14 पद्धति, क्योंकि परीक्षा में सर्वाधिक उपयोगी C14 पद्धति है और यही सर्वाधिक लोग मान्य करते हैं। सर्वाधिक इतिहासकारों के द्वारा यही चीज़ मान्य है। तो अब जॉन मार्शल के बारे में पढ़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉन मार्शल ही वह महानिदेशक थे, ये वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई थी। इसलिए कभी कभी कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा था, या फिर C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जॉन मार्शल के अनुसार 5250 से 2750 BC तक का काल निर्धारित किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं C14 पद्धति अर्थात कार्बन 14 पद्धति, जो कि अवशेषों की आयु का पता लगाती है, इसके द्वारा पता किया गया और प्रसिद्ध इतिहासकार DP अग्रवाल के द्वारा भी 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता के चरम का और उत्कर्ष का काल माना जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे प्री के फैक्ट कौन कौन से होते हैं। एक हमारा नैरेटिव ऑफ जनरल है, जो कि किस पुस्तक के बारे में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, तो नैरेटिव ऑफ जनरल्स। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पता चलता है कि ये कौन थे और इनके द्वारा क्या किया गया। इसके पश्चात जॉन मार्शल 1921 में सर्वप्रथम इनके द्वारा ही खुदाई की गई। साथ साथ राय बहादुर दयाराम साहनी, क्योंकि ये प्रथम भारतीय थे जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई थी। तो यह सब एक प्री के फैक्ट हैं, C14 पद्धति। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नामकरण के बारे में। तो नामकरण किस आधार पर किया गया? सिंधु सभ्यता। अब हम सब जानते हैं कि इसका नाम सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, परंतु यह क्यों है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे इसका नाम होने का मतलब है
क्योंकि कोई भी विशेष सभ्यता हम सब जानते हैं किसी न किसी नदी के इर्द गिर्द ही चलती है। यदि जल और इन सब चीज़ों का अभाव रहेगा तो कोई भी सभ्यता पनप या फल फूल नहीं पाएगी। तो हम सब देखते हैं कि सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र पर ही यह सभ्यता पनपी, फली फूली और इसके पश्चात इसका पतन हुआ। तो इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके पश्चात हम कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब यह नामकरण क्यों करते हैं? तो हम सब यह जानते हैं कि सिंधु और सरस्वती जो कि दो प्रमुख नदियां हैं पुरातन भारतवर्ष की, वर्तमान में भी यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और सरस्वती हमारी प्राचीन पूजनीय नदी है। तो यह इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई यह सभ्यता प्रतीत होती है, क्योंकि इसके प्रमुख स्थल और प्रमुख जो भी चीज़ें थी या औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र यह सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर ही अवस्थित थे और इसी के आसपास ही इनका फला फूला। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि इसका नामकरण सिंधु और सरस्वती सभ्यता पड़ा। अब हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? यह ना तो कोई नदी है और ना ही कोई ऐसा कोई स्थान था, परंतु हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल में ही, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है, पूर्व भारत में अवस्थित था, मगर हड़प्पा नामक स्थल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ। इस कारण से इस सभ्यता को कई इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इनके उद्भव के बारे में कि किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता उद्भव हुआ या फिर विभिन्न इतिहासकार किस तरह इसके उद्भव को मानते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्थानीय मत, जिसमें राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी, इन्होंने स्वयं कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग जो थे वो द्रविड़ थे, अर्थात दक्षिण भारतीय लोग थे, प्रमुखतया द्रविड़ जनजाति के, यह द्रविड़ लोग थे। और आर्य टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुलास्कर जैसे इतिहासकारों ने इन्हें आर्य कहा है, परंतु यह तर्क प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कई इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। परंतु द्रविड़, भारतीय मत के अनुसार द्रविड़ सर्वप्रथम और सर्व महत्वपूर्ण मत प्राप्त होता है अपने को, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्री के फैक्ट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी मत। तो विदेशी मत में मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डी.डी. कौशाम्बी जैसे महान इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है कि यह सुमेरियन सभ्यता से प्रभावित थी, अर्थात कहीं ना कहीं सुमेरियन लोग आकर इस सभ्यता को जन्म देते हैं। परंतु यह मत भारत में इतना अधिक प्रचलित नहीं है, परंतु विदेशी इतिहासकार थे, इसलिए विदेशों में यह मत काफ़ी प्रचलित प्रतीत होता है और इसी कारण यह कुछ इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या याद करना है। मार्शल, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, यह तीन लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमें प्री में याद रखना है कि इनके अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा प्रकाश में आई, तो सुमेरियन सभ्यता के समकालीन ये सुमेरियन सभ्यता के कारण ही प्रकाश में आई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हमको सर्वप्रथम पता है कि यह नगरीय सभ्यता थी, इसे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में आ चुका है। हम सब जानते हैं यह कांस्युगीन सभ्यता थी। ये सभी यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांस्युगीन सभ्यता हम जानते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम कांसे का उपयोग किया गया और कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि तांबे और टिन को मिलाकर ही प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन संस्कृति के बाद या उसके समकालीन एक और संस्कृति का जन्म हुआ जिसे कांस्युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं कि यह आद्य ऐतिहासिक काल था। यहाँ पर लिपियाँ मिली हैं मगर इसे पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है। इसके बाद हम देखते हैं कि शांतिप्रिय सभ्यता थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी युद्ध के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं और व्यापार प्रधान, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आज से नहीं कई हजारों वर्ष पूर्व से सोने की चिड़िया कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? उसकी नींव जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होती है। तो इनको हम डिटेल तौर पे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह इसका विस्तार है, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और साथ साथ इसके पतन के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो यह चीज़ हमें आने वाले वीडियोस में पता चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।